मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल पर अंधाधुंध फायरिंग। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। एक बाइक पर दो मुलजिमान उनका ताकुब करते हैं और जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो उन पे हमला कर दिया जाता है। अशरफ राही कत्ल, नामालूम अफराद ने की दामाद को ससुर का कातिल साबित करने की घिनौनी साजिश। बिलाल के बारे में खबर ये सामने आई कि कुछ जेवरात रखवाए हुए थे तो वो लॉकर में रखे हुए थे राही साहब ने। फिर जब वो वापस किए तो वो असली जेवरात नहीं थे। इस रंजिश में बिलाल ने ये कत्ल करवाया। ये वही सोना है जो ससुराल वाले या पेके वाले डालते हैं बच्ची को, वो पहनने के लिए इस्तेमाल भी करती थी, कभी वो रख लेती थी लॉकर में। आप ये कह रहे हैं कि इन खबरों में कोई हकीकत नहीं है? इनको कोई हकीकत नहीं है इसमें। कत्ल के बाद नामालूम अफराद ने दी पंजाब बार काउंसिल के मुलाजिमीन को सोशल मीडिया पर सरेआम धमकियां। जब बाबा की शहादत हो गई है, वहाँ की एक पिक्चर है, एक उनके आईडी कार्ड की पिक्चर है और एक गाड़ी है। उसको एक पिक्चर बना के ना उसके नीचे लिखा हुआ है, मुद्दई तुम्हारा तो ये हाल हो गया, अब तुम्हारे गवाह जो है ना वो अपनी खैर मंगवाएं। वकला के जाली लाइसेंस की मनसूखी से बार की कानूनी कार्रवाई तक क्या थी कत्ल की वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं आमिर डार हूँ। मैं बादामी बाग में मौजूद हूँ और ये बादामी बाग वाला पुल मेरे बिल्कुल पीछे है। यहाँ पे सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही को जब वो अपनी गाड़ी पे सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। एक बाइक पर दो मुलजिमान उनका ताकुब करते हैं और जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो उन पे हमला कर दिया जाता है और उसके बाद वो गाड़ी, चूँकि वो कत्ल हो चुके होते हैं, गाड़ी अपने आप यहाँ से स्लिप होकर सामने बिल्कुल जो दीवार है, जो एक मदरसा है, वहाँ पे जाके लगती है। ये कत्ल क्यों किया गया, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, मुलजिमान कौन हैं, इनसे क्या चाहते थे? कुछ फैमिली के नाम भी सामने आ रहे हैं, उनमें कितनी हकीकत है? कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शायद वकला भी इस कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, ये सब जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर के इलाके बादामी बाग में पेश आई सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। इस दिल दहला देने वाले कत्ल ने पंजाब बार काउंसिल के मुलाजिमीन को खौफो तशवीश में मुब्तला कर दिया। वकला के तमाम मामलात की कड़ी निगरानी से जाली लाइसेंस की मनसूखी तक अहम जिम्मेदारी अंजाम देने वाले पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी को क्यों सिक्योरिटी मुहैया न की गई? मकतूल का किस बेदर्दी से कत्ल किया? कत्ल से पहले अशरफ राही को सोशल मीडिया पर कौन धमकियां देता रहा? पुलिस इस दिलखराश वाक़े पर क्यों खामोश दिखाई देती है? चौंका देने वाले इंकशाफात से भरी है ये जुर्म दास्तान मुजरिम कौन। अच्छा जी, ये बादामी बाग का इलाका है। अशरफ राही साहब एक मशहूर व मारूफ शख्सियत थे, बड़ी एक सेंसिटिव पोस्ट पर काम कर रहे थे। ये सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल थे। जो वकला बरादरी है वो तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि इस सीट पे जो भी शख्स होता है उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। जब मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बड़ी सेंसिटिव है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि वकला के तमाम तर मामला देखना, उनके लाइसेंस के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से, उन पर कोई चार्ज तो नहीं है, वो सारा काम इन्होंने ही, यानी इस सीट पे बैठा कोई भी शख्स है तो वो मुकम्मल करके आगे भेजा करता था। तो राही साहब की भी जिम्मेदारी थी। 3 साल से ये सेक्रेटरी थे, उससे पहले भी ये बड़ी अहम पोस्ट पे काम कर रहे थे। तो वकला के मामलात ये देखते थे। अब इस कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ रही, जो वजूहात सामने आ रही हैं उसमें कितनी हकीकत है और क्या ये जो कत्ल है, ये जो कहानी है, कोई नया रुख भी इख्तियार कर सकती है? ये सारे मामला पूछने के लिए हम उनके घर पे आए हैं। उनके भाई, उनकी बेवा, उनकी बेटियां सब यहाँ पे मौजूद हैं। भाई सबसे पहले जो मुद्दई भी हैं और जो उनके बड़े भाई हैं, इनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या मामला है, वक़ुआ क्या था, क्योंकि पुलिस अभी तक हमसे बात करने को तैयार नहीं है। शायद ये एक सेंसिटिव केस है तो पुलिस रिलक्टेंट है कि जब तक ये केस अपनी मंतकी अंजाम तक ना पहुँच जाए या तफ्तीश कोई रुख इख्तियार ना कर ले, तब तक मीडिया से बात नहीं करनी। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी हमें कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो उससे बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, बहुत सारे मफरूज़े पैदा हो रहे हैं, लोग अपने तौर पर कहानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो इसका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। जो अशरफ राही मकतूल हैं, उनके बड़े भाई, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर उनके छोटे भाई जो मुद्दई हैं उनसे भी बात करेंगे। ज़रा माइक अपने चेहरे के पास कर लीजिएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महमूद अहमद है।
महमूद साहब, आप बड़े भाई हैं? मैं बड़ा भाई। 4 भाई हैं आप लोग, आप सबसे बड़े हैं? हाँ जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। राही साहब कब से इस पोस्ट पे काम कर रहे थे? तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल हो चुके हैं। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले एक सेक्शन था मिसकंडक्ट, ठीक है, वहाँ रहे हैं। वहाँ पे थे। हाँ। यानी वो वकला जिनका रवैया ठीक नहीं होता था, जो लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होते थे या जिनके और मामलात होते थे, जी जी, तो वो उसे देखते थे, उस पे को केसेस बनाते थे, वो फिर आगे भेजते थे, फॉरवर्ड करते थे। जी जी, इसी तरह के मामला जी जी। सो ये एक बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है। जी जी। अच्छा, तो बीइंग सेक्रेटरी भी इसी तरह का काम ही है? इससे बढ़कर है, इससे ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो जाता है। पूरे दफ्तर की जिम्मेदारी है। मकतूल अशरफ राही पंजाब बार काउंसिल में बहुत अरसे से मुलाजमत कर रहे थे। पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी बनने से कबल अशरफ राही सेक्शन मिसकंडक्ट के इंचार्ज थे और अदालतों में वकला के रवैये का बखौर जायजा लेते थे। अशरफ राही को पंजाब बार काउंसिल में मुलाजमत के दौरान क्या धमकियां मिलती रही थीं? आइए मकतूल के बड़े भाई से जानते हैं। इस पोस्ट पे काम करने वाले शख्स को थ्रेट्स ना मिले ये तो हो नहीं सकता, तो कोई धमकियां वगैरह मिलती थी? पैदा नहीं होता। कब से धमकियां मिल रही थी? कोई ख़ास गिरोह था, ख़ास लोग थे, कोई स्पेसिफिक लोग थे जो धमकियां दे रहे थे? जी जी। कौन लोग थे वो? इससे पहले जब मिसकंडक्ट सेक्शन में थे उस वक्त भी इनको थ्रेट हुआ है, तो इन्होंने मुझे घर पर फ़ोन किया ठीक है, कि इस तरह का कोई खतरा है। ठीक है। ये कब की बात है? ये 3 साल पहले की बात है? कंडक्ट के सेक्शन से 3 साल से पहले की बात है। ठीक है, तो सर्दियों का मौसम था। ठीक है। तो मैं अपने बेटे को साथ लेके, तो हमारे पास लाइसेंस का असला भी था भाई का, वो लेके हम निकले हैं चादरें पहनकर। तो उस पोजीशन पर हमने पोजीशन संभाल ली है। मैं भी एक रिटायर्ड अफसर हूँ, तो फोर्सेस का भी मेरे पास तजर्बा है। बिल्कुल ठीक तो है। भाई बेटे ने भी ये कोर्स किए हुए हैं, तो एक्सपर्ट था यानी वो भी ये चलाने के लिए। तो हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। वहाँ पहुंच के हमने पोजीशन संभाल ली है। पोजीशन संभालने के बाद थोड़ी देर के बाद इसका फ़ोन आ गया भाई का, अशरफ राही का। इन्होंने कहा कि अभी वो मामला टल गया है, कुछ रास्ते में ही पॉइंट ऐसे थे, मैं निकल आया। इस दौरान फिर हमने उनका इंतज़ार किया। मैंने बेटे को कहा कि जाना नहीं है यहाँ से, पॉइंट छोड़ के, जब तक यहाँ से गाड़ी गुज़र नहीं जाती। तो गाड़ी आ गई, उन्होंने हमें नहीं देखा कि कहाँ खड़े हैं, हम छुप के खड़े थे, तो गाड़ी गुज़र गई है। फिर हम इस चौक पर आ गए हैं, अपने गली वाले चौक पर। तो मैंने बेटे को कहा कि जब तक गाड़ी दरवाज़े पर नहीं पहुंच जाती, अंदर नहीं चली जाती, तो हम अपनी पोजीशन में रहेंगे। तो बेटा कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर गाड़ी जब अंदर दाखिल हो गई है, तो मैं आया हूँ या बेटा आया पहले, तो अलग अलग। मैंने कहा यहाँ भी ख़तरा होता है, कोई फायर ना कर दे, कोई हमलावर ना हो जाए, तो हम इसी तरह आएंगे। तो गाड़ी आ गई, फिर ठीक उनसे डिस्कस हो गई सारा मामला। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? उनको नहीं, जो थी परेशानी वो टल गई। आपको मैंने स्टैंड बाई इसीलिए किया था कि किसी जगह भी मुझे हिट किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये इस तरह के मामलात मामूल था। मामूल से मुराद ये है कि गाहे बगाहे ये मामला चलते रहते थे, जिन्हें धमकियाँ मसूल होना या फिज़िकली असॉल्ट करने की कोशिश करना, किसी की तरफ से रास्ता रोक लेना। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल अशरफ राही को पंजाब बार काउंसिल में नौकरी के दौरान कई बार धमकियां मिल चुकी थीं। आखिर इन धमकियों ने कैसे खौफनाक वारदात का रूप धारा? कत्ल के दिन मुल्जिमान ने कैसे अशरफ राही की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की? इस वारदात में कितने मुल्जिमान शामिल थे? मकतूल को कितनी गोलियां मारी गयीं? लवाहिकीन वारदात का क्या अहवाल बताते हैं। ये अब जो वक़ूआ हुआ है उसकी तरफ आते हैं ज़रा। पहले ये किस दिन का वक़ूआ है, तारीख क्या थी, ये मामूल इनका क्या था, ऑफिस कितने बजे जाते थे, घर वापस कितने बजे आते थे? 23 जुलाई थी, 23 जुल्हिज्जा थी। ठीक है। तो ये अक्सर लेट आया करते थे, 10-11 बजे। तो
रमज़ान से इनका मामूल को चेंज हुआ, ये हमारे साथ ईशा की नमाज़ पढ़ते थे आगे। ठीक है। अब 23 तारीख को हफ्ता था, हफ्ते वाले रोज़ ये लेट आए हैं। तो जब पूछा गया उनसे तो कहते थे कि 3-4 मीटिंगें थी, सारा स्टाफ भी बैठा हुआ था और तो हमारे वाइस चेयरमैन भी बैठे हुए थे। तो क्लोजिंग करते करते मुझे देर हो गई, तो और 1-2 अपॉइंटमेंट थी उन्होंने कैंसिल कर दी इसी वजह से। तो ये जब यहाँ पर दाता नगर वाले पुल पर पहुँचे हैं बदामी बाग में, तो जब इन्होंने पुल पूरा क्रॉस कर लिया, आगे क्रॉस आता है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड का, वहाँ पर इनके ऊपर हमला हुआ है। तो ये हमला ये सवाल तो पुलिस से बनते थे, बट चूंकि वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे तो मजबूरन आपसे बात करनी पड़ी। ये हमला किस तरह किया गया? एक बाइक थी जिसने चेज़ किया, उस पर कितने लोग बैठे हुए थे? मुझे इतला मिली है। पहला अटैक कहाँ गया, एग्जैक्टली कहाँ पे किया गया? क्योंकि 2 मुख्तलिफ हिस्सों में ये हमला हुआ है। जो मुझे इतला मिली है कि वो ये मेरे बेटा भी था, पीछे आ रहा था, और ये भाई भी। तो जब ये इस मौके पर पहुँचे हैं ना, तो इनके आगे भी एक मोटर वाला साइकिल था इस इलाके का, तो उसका अंकल पीछे बैठा हुआ था। उसने जब देखा ना कि फायर हुआ है, तो उसने कहा बेटा जल्दी करो, कोई काम ख़राब होने वाला है। तो वहीं पर इन्होंने फायर किया है, हवाई फायर किया है। फिर उनके गेट पर, जहाँ जिससे वो ड्राइविंग गेट है, वहाँ पर 2 उन्होंने फायर किए हैं। तो तीसरा फायर जो है, राही साहब की गाड़ी चल रही थी, हाँ चल रही थी, उन्होंने पीछे से चेज़ किया, पहले हवाई फायर किया। जी। आम तौर पर मुलजिमान हवाई फायर इसलिए करते हैं कि जो लेफ्ट राइट लोग हैं वो डर जाएं, वो वहाँ से भाग जाएं। तो लोगों को भगाना मकसद था। उसके बाद बिल्कुल ड्राइविंग सीट वाली साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये आके 2 फायर की। हाँ, फिर वो फायर कहाँ पे लगते हैं? वो दरवाजे के अंदर, दरवाजे पे लग जाते हैं। हाँ जी। उसके बावजूद राही साहब गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मौका ढूंढ करना तो गाड़ी को तेज़ कर दिया। ठीक है। जब तेज़ किया तो उन्होंने मोटरसाइकिल भी तेज़ करके तो सांस लगा लिया। ठीक है। तो फिर जहाँ पर इसका फ्रेम होता है शीशे का, वहाँ से गोली गुजारी है, जब सर की तरफ होती है। तब भी गाड़ी उनकी चल रही थी, वो ड्राइव कर रहे थे। जब उससे गोली गुजर के उनको लग गई है ना, तो वो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई है। स्लोप था, गाड़ी खुद ब खुद ही फिर रींगती हुई चली गई है नीचे, सीधी जाके चौक में वो मदरसा मोहम्मदिया, उसकी दीवार के साथ टकरा। दीवार पे लगी है गोली? एक लगी गोली, एक लगी। कहाँ पे? हाँ जी। कहाँ? सर पे गोली लगती? सर के बैक साइड भैया। अशरफ राही के सर पर एक फायर लगा जो मौत की वजह बना। नाजरीन, जाए वकुआ के मनाजिर देखकर मुल्जिमान की सफाकियत और दरिंदगी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वारदात की रात मकतूल की गाड़ी पर कैसे अंधाधुंध फायरिंग की गई, आइए आपको बताते हैं। अच्छा जी, जब मकतूल अशरफ राही साहब सफ़र कर रहे थे, जब दफ्तर से वापस आ रहे थे और जिस वक्त उन पर अटैक होता है, इस गाड़ी में वो सफ़र कर रहे थे, उनकी ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी थी। मैं आपको सबसे पहले ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा दिखाता हूँ जो कि बुरी तरह डैमेज हुआ हुआ है। वो इसलिए जब उन्हें गोली लग जाती है तो ज़ाहिर है उसके बाद गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो वो सीधी जाके जिस दीवार पे लगती है, स्पीड गालिबन कुछ ज़्यादा ही थी, चूँकि उससे पहले भी उन पर अटैक किया गया, गोली चली उन पर, वो नहीं लगती, वो दरवाजे में लगती है। उसके बाद वो दोबारा गाड़ी को ज़रा स्पीड से भगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो जालिम, वो जो कातिल हैं, वो ऊपर पहुंचते हैं और राइट साइड पे जो ड्राइविंग सीट वाली साइड है, बिल्कुल वहाँ करीब आके बाइक से वो हिट करते हैं, जो कि उनके सर पे गोली लगती है। और उसके बाद उसी स्पीड में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और वो जाके सामने दीवार पे लगती है। अगर आपको अंदर से मैं दिखा सकूँ, अभी भी जो खून के छींटे हैं वो अभी भी गाड़ी के अंदर और सामने डैशबोर्ड पे, स्क्रीन पे, उनकी जो स्टीयरिंग है वहाँ पे अभी तक मौजूद हैं। उस साइड वाला जो शीशा है वो टूटा हुआ है और गोली का निशान भी है। एक गोली उनके सर में लगती है। ये सारी सूरत हाल है। गाड़ी इस वक्त उनके घर पे गैराज में मौजूद है। इस संगीन वारदात पर पुलिस ने कैसे अपनी तफ्तीश का आगाज किया? पुलिस ने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में किन लोगों को शामिल तफ्तीश किया? केस का मुद्दई मोहम्मद अरशद पुलिस की तफ्तीश को कैसे देखता है? आपका क्या नाम है भाईजान? मियां मोहम्मद अरशद। अच्छा साहब, जब ये वक़ूआ होता है तो आप लोगों को इतला कब मिलती है? पुलिस को कब बताया जाता है? रेस्क्यू वाले टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो फिर तफ्तीश कहाँ से पुलिस शुरू करती है? क्योंकि इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले, वैसे तो आमतौर पर हर कत्ल में जो इमीडिएट फैमिली होती है उसे सबसे पहले शामिल तफ्तीश करते हैं। ज़ाहिर तफ्तीश का आगाज़ ही इसी तरह से होता है।
फिर उससे करीब दूर के जो रिश्तेदार हैं उन्हें। तो बहुत सारी ख़बरें भी इस तरह की चली हैं। आपके जो करीबी अजीज़ हैं, राही साहब के दामाद हैं, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया, उस हवाले से ख़बर भी चली। तो कहाँ से तफ्तीश पुलिस ने शुरू की फिर? तफ्तीश तो उन्होंने, जब हम उनसे मिले हैं, FIR काटी गई है अगले दिन तो उसके बाद हमने उनसे पूछा है कि आप किस तरह तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम 3 ज़ावियों से मुख्तलिफ हम जो है ना ये तफ्तीश कर रहे हैं। एक घर की तरफ से है, एक जो रिलेटिव हैं आपके उनकी तरफ से है, और तीसरा जो है दफ्तर की तरफ से है। तो ये हम DIG से लेके और हमारे थाने तक ऐसे पैरेलल हम एक दूसरे से राब्ते में। ये उन्होंने बताया कि हम इस तरह पैरेलल हैं हम तफ्तीश में, DIG से लेके थाने तक। बहरहाल हमने ये बात सुनी उनसे। इसके बाद मतलब उन्होंने जब दफना रहे थे कि उसी वक़्त उन्होंने कॉल की थी हमारे जो दामाद थे उनको कि आप थाने में आएँ। तो ये तो उसी वक़्त चले गए थे। राही साहब के 2 दामाद हैं। हाँ जी, पहले दामाद को उन्होंने उधर बुला लिया था तो वो चले गए, और एक उन्होंने हमारे छोटे दामाद के भाई को मतलब ले लिया था। जो बड़े दामाद हैं उनका नाम क्या? बड़े दामाद इसरार खान है। इसरार साहब। और छोटे बिलाल? छोटे बिलाल हैं। बिलाल के बारे में ख़बर ये सामने आई, ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। ये सवाल मैं इसलिए आपसे बार बार कर रहा हूँ कि कुछ ज़ेवरात रखवाए हुए थे बेटी ने या बिलाल ने, जो दामाद है, तो वो लॉकर में रखे हुए थे राही साहब ने। फिर जब वो वापस किए तो वो असली ज़ेवरात नहीं थे। इस रंजिश में बिलाल ने ये कत्ल करवाया। ये ख़बरें चल रही थी, इसमें कितनी हकीकत है? ये ना ऐसे कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये घर में मामलात वही है कि जो सोना ससुराल वाले या पेके वाले डालते हैं बच्ची को, ये वही सोना है। वो पहनने के लिए इस्तेमाल भी करती थी, कभी वो रख लेती थी लॉकर में। तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वो बाकायदा जब तफ्तीश हो रही थी उसमें ये बाकायदा मैंने ख़ुद ऑफ़र करके उनको कहा कि आप अगर घर की तरफ से भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी अपने घर वालों को तैयार कर लिया है। बहरहाल वो घर में आए, 3-4 घंटे एक दफ़ा उन्होंने लिए, फिर 2-2.5 घंटे दोबारा उन्होंने वो वेरीफाई करने के लिए रात के 1 बजे के करीब तकरीबन दोबारा आए, फिर उन्होंने मतलब वो वेरीफाई किया। बहरहाल ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से तसल्ली की। जब ये क्लियर हो गया तो उसके बाद मतलब ये मुख्तलिफ़ अंदाज से हम उनके पास जाते रहे हैं थाने में मालूमात लेने के लिए कि अब क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, तफ्तीश किस सतह तक पहुंची है। तो ये इन्हीं दोनों में ये मतलब ऐसी ये ख़बरें चल पड़ी हैं। आप ये कह रहे हैं कि इन ख़बरों में कोई हकीकत नहीं है? इनको कोई हकीकत नहीं है इसमें। मुदई के मुताबिक दामाद पर अशरफ राही के कत्ल का इल्जाम बेबुनियाद था और इससे मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें झूठ का पलंदा थीं। किसने अंजाम दी थी ये कत्ल की वारदात? मुदई ने अब तक केस में कितने मुल्जिमान को नामजद किया? आप क्या समझते हैं? एक तरफ पुलिस तो तफ्तीश कर रही है, लेकिन आप लोगों का बयान देना या किसी को नामजद करवाना वो सबसे ज़्यादा अहम है। आपने अभी तक FIR में किसी को नामजद नहीं किया। नहीं, नामजद नहीं किया। आपकी नज़र में आपको किसी पर शक है कि ये कातिल हो सकते हैं या ये महरिकात हो सकते हैं, इस वजह से हमारे भाई को कत्ल किया गया? अगर ये दामाद वाला मामला नहीं? भाईजान ये बात है, सीधी सी बात है, जहाँ से हमें वो धमकियाँ मसूल हो रही थी हमारे भाईजान को। धमकियाँ कहाँ से मसूल हो रही थी? अभी ये मतलब जो दफातर से कंसर्निंग लोग थे ना, उनके मतलब जिनके केस थे इनके पास, वकला के केस थे। हाँ वकला, ये उसी तरफ से आ रही थी और ये तसलसल से बहुत पुरानी आ रही थी। ये मुख्तलिफ गाए बगाए वो मतलब धमकियाँ दे रहे थे। राही साहब इसका तज़किरा करते थे आप लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ कभी बताया नहीं था करते कि ये थे। धमकियाँ मिल रही कभी हैं हम मुझे? पूछते भी थे तो उन्होंने ना ऐसे टाल देनी बात। तो मैंने ख़ुद कई दफ़ा कहा कि आपको कोई अगर किसी किस्म की कुछ सिक्योरिटी चाहिए तो हम चलो इंतज़ाम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अरशद, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं दुआएं पढ़ के जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के जाता हूँ, तो अल्लाह हिफाज़त करने वाला है।
बहरहाल इस तरह हमारे वो दिन गुजरते रहे। तो ये अचानक मामला हुआ है और इसके पीछे जो महरक़ात हैं ना वो यही नज़र आ रहे हैं कि वो लोग जिनके केसेस उनके पास थे, जिन लोगों के मतलब मामलात गलत थे, जाली थे, मतलब वो लोग और उनको मतलब ये डील कर रहे थे अरसे से, हमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये उधर से आपका दबेल फाज में इशारा वकला की तरफ जी जी कि इस कत्ल के पीछे वो वकला शामिल हो सकते हैं जी, जिनके केसेस उनके पास थे, जी जी बिल्कुल ऐसे ही के है। थे हाँ जी। या कोई लाइसेंस को लेके बहुत सारे मामलात होते हैं जो उनके जी, जी। इख्तियारात थे, तो वो धमकियां दे रहे थे और ये कत्ल भी उन लोगों ने करवाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये थी वो सोशल मीडिया की तमाम पोस्ट जिसमें सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही को वकला के खिलाफ किए जाने वाले सख्त फैसलों पर संगीन नताइज की धमकियां दी गई थीं। सोशल मीडिया पर सरेआम धमकियां देने वाले ये नामालूम अफराद कौन थे? पुलिस इन नामालूम अफराद के खिलाफ अब तक क्या कानूनी कार्रवाई अमल में ला पाई है? आप भी जानिए। पुलिस ने इस हवाले से कोई तफ्तीश शुरू की है? पुलिस ने जी अभी तक तो हमें यही कहा है कि हम कर रहे हैं ये मुख्तलिफ ज़ावियों से, लेकिन अभी तक उनके अपना दफातर के कंसर्निंग लोग थे उनके हवाले से हमारे सामने कोई आउटपुट या आपको वैसे कहीं से पता चला हो कि जी कुछ वकला को शामिल तफ्तीश किया है? नहीं, ऐसी या कोई पुलिस ने बात आपसे हमारे पूछा हो सामने नहीं कि आई वो जो धमकियां थी वो कौन लोग थे? बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी अपलोड हुई हुई हैं, तो वो आपने पुलिस के हवाले की, पुलिस को बताया कि ये इसमें लोग शामिल हो सकती हैं, वकला हो सकते हैं? आप माइक नहीं दीजिएगा। पुलिस ने ऑफिस का विज़िट किया है, राही साहब के ऑफिस का? राही साहब के ऑफिस का, वहाँ पूछगिछ की है सरसरी सी, ठीक है। वाइस चेयरमैन से भी शायद मिले हैं, तो फिर उन्होंने राही साहब का ऑफिस सील कर दिया है। ठीक है। जहाँ जहाँ भी उनकी कोई चीज़ पड़ी थी वो सील कर दी है। उसके बाद हमारे नॉलेज में नहीं है कि कोई गया है नहीं गया, लेकिन मुझे जब उन्होंने बुलाया ताज़ीती रेफरेंस पर, तो उस वक्त वाइस चेयरमैन ने अपने मुझे ऑफिस में बुलाया, तो वो कहने लगे जी हम हर तरह से मदद करें, ये आपका केस नहीं है, ये हमारा केस है। तो हमारे ऑफिस का तो ये हाल हो गया जैसे बंदे की गर्दन उतर के ये दड़ रह गया। ये वाइस चेयरमैन ने आपसे कहा? हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी हम इसको अपना मुकदमा समझ रहे हैं, तो पुलिस आएगी, जिस बंदे पर भी वो नज़र रखेगी ना या उंगली रखेगी, मैं कोई रुकावट नहीं बनूंगा। अच्छा, ये तो फिर बहुत बड़ी सपोर्ट है। हाँ जी। क्योंकि वकला के बारे में अमूमन इस तरह का मामला हो जाए तो वो अपने काले कोट वालों का, अपनी बरादरी का वो साथ देते हैं। हाँ जी। तो इधर भी तो खैर अपनी बरादरी थी, अपना ही बंदा था, तो इसका मतलब ये है कि जो पंजाब बार काउंसिल है उसकी पूरी सपोर्ट है? आप पूरी सपोर्ट है, लेकिन फिज़िकली मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा है इस वक्त कि उन्होंने कोई ज़बानी कलामी है। अभी मैंने सुबह फ़ोन किया, ये इस तरह खबरें चल रही हैं, तो ये हमारे ख़ानदान की बड़ी बदनामी हो रही है, हमारे अजीज़ों कारों को मतलब तंग कर रहे हैं। एक तरह हमारा भाई चला गया। आपको लगता है ये खबर चलवाई गई है, ये खबरें चलवाई गई हैं? हाँ। तफ्तीश का रुख तब्दील करने के लिए? हाँ जी। तो उन्होंने, मैंने फिर इसकी रिपोर्ट DSP इन्वेस्टिगेशन को की, उन्होंने कहा जी ये फैक हैं, हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं इनका, हमारा वैसे ही हवाला दिया जा रहा है जी पुलिस राय के साथ। अगर अगले दिन उन्होंने तरदीद की है, फिर दूसरी खबर चलाई है उन्होंने। ठीक है जी, बिल्कुल खबरें इस तरह चली जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में या प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि ये खबरें इस तरह की चलती रही हैं, लेकिन वो ख़बर चली और उसके बाद वो गायब हो गई, और उसके बाद कुछ चैनल्स पे तरदीद भी चली। तो इससे तो यही लग रहा है कि शायद ये ख़बर चलवाई गई थी। अब ख़बर कौन चलवाएगा? जो इसका बेनिफिशरी है, जो इसमें मुलव्विस है, उसने ख़बर चलवाई, किसके हाथों चलवाई, ये ख़बर क्यों चली, वो ख़बर आगे तक क्यों नहीं गई, ये बहुत सारे सवालात हैं। तूल की बेवा और बेटियां इन नामालूम अफराद के बारे में क्या कुछ जानती थीं? खवातीन के इंटरव्यू में चौंका देने वाले हकाइक सामने आ गए। मकतूल अशरफ राही साहब की बेवा और उनकी 2 बेटियां हमारे साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हकाइक हैं जो इनके पास हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के वो स्क्रीनशॉट्स, बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी धमकियाँ, वो क्या हैं हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह आपको सब्र दे जी, अल्लाह आपको हौसला दे। आमीन। क्या जानती हैं आप इस केस के हवाले से? भाइयों से तो शायद उन्होंने उस तरह से तस्करा नहीं किया हुआ था कि उन्हें कुछ धमकियाँ मिलती हैं या गाहे बगाहे कुछ बताती होंगी, तो अपनी शरीक हयात के साथ तो
उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया होगा, तो आपको कब से पता था कि कुछ लोग उनके पीछे हैं या उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खुदावंदा तेरा बंदा ये दुनिया छोड़ आया है। अल्लाह ताला उन पर ख़ास रहम करना, उस आमीन पर ख़ास शफकत करना अल्लाह ताला। देखे बेटे, वो मुझे जैसे कहते हैं ना कि बंदा जैसे कुंज कंज के रखता है, इस तरह उन्होंने मुझे और अपनी बेटियों को इसी तरह रखा हुआ था। तो जब से वो सेक्रेटरी बने थे ना, तब से वो बहुत ना परेशान से रहते थे। तो मैं उनको अक्सर यही कहा करती थी कि अल्लाह का वास्ता है आप ना अपनी पिछली ही सीट पर आ जाएं। आप ये ओहदा छोड़ दें। हाँ जी। ऐसे ओहदे का क्या फ़ायदा जिसमें आपको परेशानी हो, आपका मैंने कहा कि सुख चैन उड़ जाए। हाँ जी, मैंने कहा हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत है, आप ना ये छोड़ दें। कहते थे कि अब मुझे कौन छोड़ने लगा है, लेकिन खुद भी वो ना इस सीट पे खुश नहीं थे। वो यही चाहते थे कि जल्द अज जल्द में, यानी 1 साल पहले ही रिटायर हो जाऊँ। अच्छा, हाँ जी। तो वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं या करते हैं कि जी वो चिमटे हुए हैं सीट के साथ, नहीं, वो इस सीट को छोड़ नहीं रहे और पता नहीं कितनी मुद्दत से इतनी वो मुश्किल बराजमान से। है, तो आप तो बिल्कुल उलट बात बता रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वो तो छोड़ना चाह रहे थे। वो बिल्कुल झूठ है। ये 1.5 साल रहता था तकरीबन उनकी रिटायरमेंट में, तो वो आप देख सकते हैं कि वो मस्जिद का काम करवा रहे थे। ठीक है। तो मुझे कह रहे थे कि अब इंशाल्लाह मैं ये काम सारा मुकम्मल करवा लूँ, तो फिर मेरा यही इरादा है कि मैं 1 साल पहले ही रिटायर हो जाऊँ। और काम का बर्डन था या धमकियां मिल रही थी उन्हें, इस वजह से ये वो मुझे नहीं छोड़ना चाह बताते। रहे थे? आपको भी कभी नहीं हाँ बताया? जी, नहीं, मुझे नहीं बताया। मैं अब ये जो चीज़ें आपके पास हैं, बहुत सारे आपके पास सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, जी। फेसबुक की हैं, या शायद वो जिस तरह बता रहे थे जी, ये ना मैं आपके वैसे जो- भी बेटे जानती हूँ किस वजह से कि जब रमज़ान में इनको आए हैं ना, फ़ोन आए हैं बाकायदा। किसका तो बाकायदा इनको फ़ोन आया ऑफिस से, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो ये इनकी कोशिश ये होती कि मैं सामने नहीं हूँ, मैं सामने ना हूँ। ठीक है। तो मुझे ना ऐसे शक सा पड़ जाता था कि ये ना कुछ गड़बड़ है। मुझे पता था कि इन्होंने ऑफिस की बात मेरे साथ नहीं करनी, तो मैं खुद ही बाहर हो जाती। फिर वो दोबारा उनको फ़ोन करते तो कहते अल्लाह मालिक है पीछे बहुत पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बात आपसे की उन्होंने? जी, कि अल्लाह मालिक के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। मैंने गाहे बगाहे उनको ये कहा है। और आपने जब पूछा बेटे ये कौन लोग हैं, वकल आएंगे? ये इस तरह की तो बात ही नहीं करनी ना। नहीं करते थे। नहीं, अब ये सारी चीज़ें जो आपके सामने आई हैं, ये उनके कत्ल के बाद या उनके दुनिया से जाने के बाद सामने आई हैं, पता चली हैं आपको? ये जो आइडिया वगैरह है जी, जो फेसबुक की हाँ पोस्ट जी, वगैरह, ये शुएब बता रहा था कि ये पहले भी लगी हुई है, लेकिन मेरे साथ कोई ये पेज नहीं आप था मेरे लोगों को पास। इसका इल्म नहीं था? हाँ जी, पता मेरे नहीं पास था। पेज नहीं था। अब मुझे ना शुएब ने भी भेजी हैं और कहता ये आप खोल के तो देखें, इसके साथ सारे जो हैं वो लिंक मौजूद है। तो आप कुछ नाम ले सकती हैं, आप इसके बता नीचे सकती हैं लिखे वो हुए कौन लोग हैं? मुझे असल अगर में वकला किसी में से भी हैं तो वो ऑफिस कौन में लोग किसी हैं? के नामों का पता नहीं है बेटे। पता ही नहीं है। हाँ जी, ऑफिस के किसी नामों का पता नहीं है। एक ये जो लिखा हुआ है यहाँ, भट्टी साहब का बस जिक्र करते होते थे ज़्यादा, नाम पूरे का भी नहीं मुझे पता, भट्टी साहब का ज़्यादा जिक्र करते थे। मकतूल की बेवा के मुताबिक अशरफ राही आए रोज की धमकियों से तंग आकर सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल के ओहदे से रिटायरमेंट लेना चाहते थे। अशरफ राही के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले नामालूम अफराद ने अपनी मुतादिद पोस्ट में उस FIR का जिक्र किया है जो मकतूल ने वकला के खिलाफ दर्ज करवाई थी। मकतूल ने FIR किन अफराद के खिलाफ दर्ज कराई थी, मकतूल की बड़ी बेटी इस बारे में क्या बताती है। ये जो पोस्ट हैं, जाहिर है आप लोगों ने भी देखी हैं, पढ़ी हैं, ये कौन लोग हैं जो धमकियां देते रहे हैं, जिनके नाम हैं, और इसका मकसद क्या था या इसकी वजह क्या थी, क्यों धमकियां मिलती रही हैं? और ये झूठी FIR का क्या मामला है? आज से कुछ देर पहले वकला कहते रहेंगे जी हमारे खिलाफ झूठी FIRs हुई हैं, तो ये FIRs इन्होंने करवाई थी कुछ वकला पे? हमें पहले तो कुछ भी नहीं पता था ना। ठीक है। अभी बाद में जो ये चीज़ें सामने आई हैं, या पापा की जो पिछली बातों से कुछ हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो क्या उसमें है? यही है कि पापा ने कोई जाली केसेस थे, उनके लाइसेंस मुअत्तल करने थे वकीलों के। जाली वकला थे, उनके लाइसेंस मुअत्तल करने थे, फिर जी। उन पे जाहिर FIR देनी थी। हाँ जी, उन पे वो कोई मुकदमा दर्ज FIR पापा करवाने ने थे। करवाई हुई थी, उसके मुद्दई पापा हैं। ठीक है। और अच्छा, मुद्दई वो खुद ही थे? जी,
4 लोग और हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों हैं। जिनके खिलाफ हुई थी, नहीं, जो करवा रहे हैं, जो करवा रहे थे, यानी ठीक करवाने है। वाले बाबा हैं। ठीक है। और बाबा के साथ 4 लोग 4 और गवाह लोग थे, हैं। वो भी वकील हैं, ऑफिस के वकला ही हैं, हैं अब वो? पता नहीं वो ऑफिस वकील के। हैं या ऑफिस के मेंबर ठीक हैं। है, मेंबर हैं या ऑफिस के कुलीग है, ये नहीं पता हमें। ठीक है। ये तो हमें अब बाद में नाम उनके पता चलने हैं ना। अच्छा, तो इनका क्या मामला था? एक आपके वालिद, 4 और लोग, इन्होंने कोई FIR दर्ज FIR करवाई? करवाई हुई थी, कोई रिपोर्ट्स वगैरह यूनिवर्सिटी की तरफ से आनी थी ठीक है। कुछ दिनों में, ठीक है। जो अब हमें पता चल रही हैं। अच्छा, तो इन पोस्ट में एक आपके वालिद के कत्ल के बाद एक पोस्ट है जिस पे कहीं लिखा हुआ है, एक तहरीर है, किसी ने कुछ कमेंट किया हुआ है, वो क्या है, वो किसने किया हुआ है? तो उससे लगता है कि ताने बाने मिलते हैं। जी उससे। ताने वो बाने क्या है मिल- मामला? वो जो जब बाबा की शहादत हो गई है, वहाँ की एक पिक्चर है, ठीक एक है। उनके ID कार्ड की पिक्चर है, ठीक है, और साथ में एक उनकी जो मुख्तलिफ जगहों पे लग रहे थे कि उनका इंतकाल हो गया है, एक वो है और एक गाड़ी है। ठीक है, उसको एक पिक्चर बना के ना 4 तस्वीरों को, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है, मुद्दई तुम्हारा तो ये हाल हो गया है, अब तुम्हारे गवाह जो है ना वो अपनी खैर मंगवाएं। इसका मतलब ये है, इस बात को लेके ये इसका लगता है तुम्हारे बाद क्या कि इनका क्या वो होगा जो कालिया? FIR दर्ज करवाई थी वकला के खिलाफ, जिसमें आपके वालिद अशरफ राही साहब मकतूल वो मुद्दई थे, जी तो उन लोगों ने उसे बेस बना के और ये कमेंट किया हुआ है। जी। अच्छा। उसी पोस्टों में और उसके एक बाद दो- फिर और जो लोग हैं उन पे भी सुना अटैक किया गया। जी कौन है वो? निम्रा भट्ट पे निम्रा भट्ट, जी वो जो पप्पा जॉइंट से मर्डर सेक्रेटरी से हैं लाहौर बार एसोसिएशन की। जी जी आपके वालिद के कत्ल के बाद उन पे हमला हाँ जी, किया जिस गया? दिन बाबा का जनाजा था संडे को, संडे ठीक को है। हमें ये न्यूज़ मिली थी। अब हम तो खुद बहुत ज़्यादा दुख में थे, लेकिन ठीक है। जो बड़े भाई वगैरह हैं या कज़न वगैरह ठीक उनकी है। तरफ से मिली थी कि जो निम्रा भट्ट है उनके ऊपर भी आज कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन गोली उनको बची ज़रूर है हाँ। और बच गई हैं अच्छा, गोली लगी उन्हें भी? वो, लगी है उन्हें। अच्छा, जी ठीक उसकी है। भी तस्वीरें वगैरह सोशल मीडिया पे हैं। एक ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट टीम मुजरिम कौन के सामने आई जिसमें पंजाब बार काउंसिल के 5 मेंबरान को संगीन धमकी दी गई। पोस्ट में दर्ज था कि अभी भी वक्त है मुनीर भट्टी, अकरम खाकसार, अवैस अब्बासी, मियां बिलाल और निम्रा भट्ट ये सब मिलकर तमाम वकला बरादरी से और मैडम नसरीन मजीद चौहान साहिबा से माफी मांग लें, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नामालूम अफराद ने दामाद को ससुर का कातिल साबित करने की घिनौनी साजिश क्यों की? मकतूल की छोटी बेटी का इस पर क्या मौकिफ था? आइए आपको बताते हैं। आपके मियाँ के हवाले से खबर चली, बिलाल आपके मियाँ, जी जी शादी आपकी कब होती है? तकरीबन 3 साल होने वाले हैं 3 साल दिसंबर में। होने वाले हैं। जी। और ये सबकी रजामंदी से, खुशी से शादी थी? जी ठीक है, प्रॉपर जिस तरह हमारे रस्म रवायात हैं, फंक्शन होते हैं, उसी तरह ही? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलें, एक तो ये क्लियर हो गया। बहुत सारी इस तरह की स्पेकुलेशन थी कि शायद ये पसंद की शादी थी, ये कोर्ट में जाके, अदालत में जाके शादी की गई, तो राही साहब या उनकी फैमिली खुश नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आपके मियाँ कहाँ पे हैं, थाने? नहीं वो घर हैं। अच्छा, घर ही हैं, जी। क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि वहाँ पे पुलिस ने शायद उनसे उगलवाने की, मनवाने की कोशिश की जा रही है। नहीं ऐसा ये कुछ सारी भी नहीं गलत है। खबरें। जी बिल्कुल। और इसमें आपका भी अपने इधर मेके में आना जाना है? बिल्कुल, मिलना मिलाना, बिलाल का भी, सबका भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोने का क्या मामला है? कुछ सोना रखवाया हुआ था आपने कहीं लॉकर में? नहीं लॉकर वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पप्पा के पास था, कभी रख लिया कभी दे दिया, इस तरह का। लेकिन इस तरह की कोई भी एक 0.1% भी हकीकत नहीं थी कि उन्होंने कोई घपला किया है या फेक बनवा के दिया है, ऐसी कोई ठीक है, बात है। ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं। लेकिन ये सोने वाली बात कहाँ से, कैसे सामने आ गई? अगर जिस तरह आपकी वालिदा या आपके जो ताया वगैरह है वो जो कह रहे थे कि ये तो मामला ही वकला की तरफ जाता है, वो उसमें जी। मुलविस हो सकते हैं। जी। अगर बिलाल वाला कोई फैक्टर नहीं है, वो एंगल नहीं है, तो ये सोने वाली बात कहाँ से निकल आई फिर? वो ये किसने की होगी? वो लास्ट पे जो ना पापा की और मेरे ससुर की कोई चैट चल रही थी, ठीक है, कोई बात आपस में, कोई फैमिली का था ठीक है, मसला। मोबाइल पे चैट चल रही थी? हाँ वॉइस मैसेज थे, ठीक है। जिसकी वजह से ये बात मतलब इतनी घड़ के इतनी लंबी चौड़ी बना ली गई, हालांकि थी नहीं। ऐसा कोई मामला नहीं? नहीं था। वो चैट की बुनियाद पे उन्हें लगा? हाँ जी, वॉइस मैसेज की बुनियाद पे। आप भी ये समझती हैं कि जो धमकियाँ मिल रही थी वकला की तरफ से या कुछ गुमनाम लोग हैं वही इसमें मुलविस हो सकते हैं? नहीं मैं तो ये कहूँगी कि ये सारा वकीलों की तरफ से ही था। वकीलों की तरफ से ही? जी,
लेकिन जिनके खिलाफ आपके वालिद एक्शन लेते थे या जी। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए हुए जी। थे, उनकी डिग्रियां जाली थी, जी बिल्कुल वो वही सारे इसमें मुलविस हो सकते जी। हैं। लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट नाम नहीं पता उन लोगों नहीं, हमें नाम नहीं पता क्योंकि पापा ने कभी शेयर नहीं किया था घर आके। अशरफ राही तो दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका, लेकिन पीछे अपने प्यारों की सिस्कियां छोड़ गया। मकतूल की बेवा अरबाब इख्तियार से इंसाफ की क्या अपील करती है? अभी इसी माशरे में रहती हैं, यहाँ पे रोज़ आए रोज़ कत्ल होते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपको लगता है कि ये जितना स्ट्रॉन्ग माफिया है, इंसाफ मिल पाएगा आप लोगों को? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा बेटे। उन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, ना घर में, ना बाहर, ना मोहल्ले में। आप हर जगह पता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पक्का यकीन है, 110% अल्लाह ताला पर पक्का यकीन है खुदा की ज़ात कि पे तो हमारे यकीन साथ है। भी मैं नहीं तो होगा। इस निज़ाम के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये सवाल कर रहा हूँ निज़ाम आपके में ही सामने। बेटे, वो मिलेगा आपको। निज़ाम में ही कोई ऐसा बंदा आएगा इंशाल्लाह। इस क्योंकि निज़ाम में ही ऐसा बेशुमार बंदा। ऐसी मिसालें, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि लोगों को इंसाफ आप नहीं देखना मिलता। बेटे। मैं कोई आप लोगों को वो आपकी हिम्मत कम नहीं कर हाँ रहा, जी। बट चूँकि हमारे माशरे में होता है इस तरह से, और अगर इस तरह से है कि वकला ही इसमें मुलविस है तो वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है। कोई बात नहीं बेटे, अल्लाह ताला से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। इंशाल्लाह इनमें ही कोई फरिश्ता आएगा, देखना, और ये सारी बातें क्लियर होंगी। वो तो चले गए हैं, वो उन्होंने आना नहीं है अब, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये उनका मामला क्लियर करेंगे। वो अपने मामला क्लियर करते थे, तो इंशाल्लाह ये भी होगा। कुछ कहना चाहें आप अरबाब इख्तियार के सामने, कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें आप? मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी लड़के हैं या मर्द हैं, कम से कम अपनी बीवियों को या अपने भाइयों को या अपने जो भी बेटे हैं उनको जो भी बाहर मसले मसाइल हो ना, थोड़ा बहुत उनको इन्फॉर्म करें, ताकि बंदा यकदम इतने बड़े सदमे में ना आ जाए। अगर वो थोड़ा थोड़ा हमें ये तो हमने खुद ही ढूंढी हुई बातें हैं ना, अगर वो थोड़ा थोड़ा हमें बताते तो हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते उनके पीछे। ज़ाहिर है सख्ती उनकी करते, सिक्योरिटी हाँ जी। बेहतर हो सकती थी, हाँ या जी, उन्हें को वो- बेहतर मशवरा दिया जी, जा सकता था। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी सब मर्दों को कि वे अपनी बीवियों के साथ शेयर करें कि अल्लाह ताला किसी के साथ मेरे वाला मामला ना करे। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। अशरफ राही के दर्दनाक कत्ल के बाद ये जरूरी हो चुका कि पंजाब बार काउंसिल मुल्जिमान को बेनकाब करने और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करे। मुल्जिमान चाहे जितने भी ताकतवर हों और कितना भी असर रसूख रखते हों, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर शहरी का बुनियादी हक है। इसी के साथ ही मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।